एक बार की बात है, जंगल के बीचों बीच बसे एक शांत गांव में एक लिली नाम की शहरी लड़की अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई थी। लिली जब जीन्स शर्ट पहनकर और अपने हाथ में कैमरा लिए गांव में दाखिल हुई तो सारे गांव वाले उसे घूरने लग जाते हैं। लिली गांव के मुखिया के पास जाकर गांव के बारे में पूछताछ करती है। हेलो मुखिया जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, हम बढ़िया हैं। तुम बताओ, आप हमारे गांव में किस काम से आई हो? मुखिया जी, मैं इस गांव पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ आई हूँ। डॉक्यूमेंट्री? ये क्या होता है? मुखिया जी, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस गांव के बारे में बताऊंगी। इस गांव में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी जगहें हैं और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। अच्छा, तो तुम हमारे गांव पर फिल्म बनाने आई हो? जी मुखिया जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस गांव में कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रह सकती हो। लिली गांव में ही एक छोटे से कमरे में रहने लगती है। वो गांव के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गांव का भ्रमण करने लगती है। एक दिन लिली जब गांव में घूम रही थी तो उसे दूर की तरफ एक जंगल दिखाई दे रहा था। अरे, ये जंगल कैसा है? मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। लिली जंगल की तरफ जा ही रही होती है कि उसे गांव की एक औरत रोक लेती है। अरे रुक जा रानी, उस जंगल में मत जा। लिली पीछे मुड़कर देखती है और उस औरत के पास चली जाती है। क्यों आंटी जी, मैं उस जंगल में क्यों नहीं जा सकती? अरे तुझे नहीं पता? ये बात तो तुझे गांव में आने से पहले ही पता होनी चाहिए थी। नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। उस जंगल में जाना सख्त मना है। माना जाता है कि वहां दो बहुत ही डरावनी आत्माएं घूमती हैं। आत्माएं? किसकी आत्माएं? वो दोनों आत्माएं एक भूतिया फौजी और एक खौफनाक चुड़ैल की है। बहुत सालों से उनके बीच में एक दुश्मनी चल रही है। भूतिया फौजी और खौफनाक चुड़ैल की लड़ाई? क्यों? उन दोनों की किस बात पर लड़ाई हो रही है? अब मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे गांव में से एक आदमी उस जंगल में गया था और फिर वो कभी वापस नहीं आया। और रात को भी जंगल से किसी मर्द की बहुत दर्द भरे रोने की डरावनी आवाज आती है। मैं तो इस जंगल के आसपास भी ना भटकती। अच्छा आंटी, मैं अब इस जंगल की ओर नहीं जाऊंगी। लिली उस गांव की औरत से बात करके वापस अपने घर चली जाती है। रात को लिली उस भूतिया फौजी और खौफनाक चुड़ैल के बारे में सोचने की वजह से सो नहीं पाती। लिली के अंदर जिज्ञासा थी कि एक बार वो उस जंगल में जाकर देखे कि आखिर बात क्या है। अगर मैं ऐसे ही सोचती रही तो मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे एक बार उस जंगल में जाकर देखना होगा। क्या पता मुझे मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई अच्छी कहानी मिल जाए। लिली अपना कैमरा थामे उस आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़ती है। चांदनी रात की वजह से पूर्णिमा की चांदी की रोशनी ने जंगल को एक भयानक चमक से भर दिया था। वो हरे गहरे जंगल में चलती जा रही थी, जहाँ पेड़ कुछ रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। वो जितना आगे चलती गई उतना ही ठंडा और गहरा होता गया। ये ऐसा था मानो जंगल ने ही उसे वापस लौटने की चेतावनी दी हो, लेकिन लिली आसानी से डरने वालों में से नहीं थी। लिली को रास्ते में पेड़ के पीछे एक अजीब सी आकृति दिखाई पड़ती है। लिली उसे देखकर रुक जाती है। आखिर ये चीज है क्या? अंधेरे की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी अचानक से वो आकृति बढ़ने लगती है और रोशनी की वजह से पता चलता है कि वो तो भूतिया फौजी है। उसकी लाल लाल चमकती हुई आंखें और उसका जख्मी चेहरा बहुत ही भयानक था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लिली उस भूतिया फौजी को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वो उस भूतिया फौजी की आवाज सुनकर थम जाती है। लिली उस भूत की आंखों में देखती है तो उसे गुस्से की जगह निराशा दिखाई देती है। वो उतना भयानक व्यक्ति नहीं था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। वो धीरे से उसके पास आई और पूछा, तुम कौन हो? तुम इस जंगल में क्यों घूमते हो? मैं सर विक्रम हूँ, एक फौजी जिसने कई सालों पहले देश की एक महान लड़ाई लड़ी थी। मैं तब से इस जंगल में फंस गया हूँ और शांति पाने में असमर्थ हूँ। लिली ने उस फौजी के प्रति सहानुभूति जताई। आपको क्या हुआ विक्रम जी? आप यहाँ क्यों हैं? मैं एक दिन अपने देश की लड़ाई लड़ रहा था। लड़ाई में मैंने एक दुश्मन देश के फौजी को जान से मार दिया था। जिस माँ का वो बेटा था वो एक तांत्रिक थी। जैसे ही उसे पता चला कि मैंने उसके बेटे को मारा है तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि मुझे मरने के बाद तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई मेरे प्रति करुणा और क्षमा की भावना नहीं दिखाएगा। वो तांत्रिक मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल बन गई जो इस जंगल पर राज करती है
और उसी के श्राप के कारण मैं इस जंगल में भटकता रह। लिली का दिल फौजी के लिए दुखा, लेकिन वो जंगली चुड़ैल के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो गई। लिली ने भूतिया फौजी की मदद करने और जंगली चुड़ैल की दुष्टता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। मैं आपको इस श्राप से मुक्त कराने में आपकी मदद जरूर करूंगी। क्या आप मेरे साथ उस भयानक चुड़ैल से मिलने चलेंगे? भूतिया फौजी का ये बात सुनकर चेहरा चमक उठा और उसने लिली से कहा, ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमें भयानक चुड़ैल का सामना करना होगा और तुम्हें उससे अच्छाई की अपील करनी होगी जो अभी भी उसके भीतर मौजूद है। लिली बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। वो भूतिया फौजी को अपने साथ लेकर जंगल की ओर गहराई में जाती रही, जब तक कि वे एक मुड़े हुए और कटे फटे पेड़ पर नहीं पहुंचे जो गंदी और हरी धुंध से घिरा हुआ था। उस डरावनी जगह पर ही भयानक चुड़ैल की झोपड़ी थी। हमें बहुत सावधानी से इसके अंदर जाना होगा। जरा सी चूक से तुम्हारी जान जा सकती है। जैसे ही लिली और भूतिया फौजी अंदर की तरफ आए, उसने देखा कि वहां भयानक चुड़ैल खड़ी हुई है। उसके बाल कांटों से उलझे हुए थे और उसकी आंखें नफरत से चमक रही थी, लेकिन लिली उसके डरावने रूप से बिल्कुल नहीं डरी। तुम मेरी झोपड़ी में क्यों आई हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? लिली आगे बढ़ी और करुणा भरी आवाज में बोली, मैं विक्रम जी के लिए आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने श्राप से मुक्त कर दें। भयानक चुड़ैल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसके भीतर मानवता की एक चिंगारी चमक उठी। तुम ऐसी पहली इंसान हो जिसने इस फौजी के प्रति करुणा दिखाई है। क्या तुम्हें इस फौजी से और मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि सबके इस अंधेरे भरे दिल में क्षमा की क्षमता होती है। उस लड़ाई में सिर्फ आपका बेटा ही नहीं मरा था, बहुत से फौजियों की उस लड़ाई में जान चली गई और वो मुक्त हो गए। लेकिन आपके इस श्राप ने न सिर्फ फौजी को बल्कि आपको भी मुक्ति से वंचित कर रखा है। आप भी नफरत की बेड़ियों में बंधी हुई हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब इस श्राप को तोड़कर फौजी को और अपने आप को भी मुक्त कर दे। भयानक चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने इस श्राप को इतने लंबे समय तक झेला है और इसने मेरे अंदर की नरमी को भस्म कर दिया है। यदि आप मदद करने को तैयार हैं, तो मैं इस श्राप को तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। इस श्राप को मैं खुद नहीं तोड़ सकती। इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी और फौजी की मदद चाहिए। मैं और फौजी आपकी मदद जरूर करेंगे। आप एक बार इस श्राप को तोड़ने का उपाय बताएं। इस जंगल के बीचों बीच एक छुपा हुआ पेड़ है। उसे करुणा का हृदय कहा जाता है। उस पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली और जादुई रत्न लगा हुआ है। वही रत्न इस श्राप को तोड़ सकता है। मैं और फौजी आपके साथ उस पेड़ को ढूंढने जरूर चलेंगे। लिली, भूतिया फौजी और भयानक चुड़ैल उस पेड़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनकी यात्रा खतरनाक थी, लेकिन लिली की बहादुरी, भूतिया फौजी के मार्गदर्शन और जंगली चुड़ैल के नए दृढ़ संकल्प ने उन्हें हर चुनौती पर काबू पाने की हिम्मत दी। आखिरकार वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, जो बहुत ही सुंदर था। वहीं उन्हें वो करुणा का हृदय वाला पेड़ और उस पर लटका वो जादुई और शक्तिशाली रत्न दिखा, जो अपनी शक्तियों से चमक रहा था। अब बारी आ गई है इस श्राप से मुक्त होने की। भयानक चुड़ैल ने कांपते हाथों से उस रत्न को छुआ और वो हाथ लगते ही टूट गया, जिसके प्रभाव से भूतिया फौजी और भयानक चुड़ैल श्राप से मुक्त हो गए। श्राप से मुक्त होने की वजह से भूतिया फौजी का रूप एक शूरवीर फौजी में बदल गया और भयानक चुड़ैल, जिसके रूप से सब डरते थे, वो एक बहुत सुंदर परी बन गई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। हाँ लिली, अगर आप नहीं होती तो शायद हम कभी इस श्राप से मुक्त नहीं होते। आगे भविष्य में आपको जब भी मदद चाहिए हो तो आप मुझे याद करिएगा। मैं आपकी मदद करने जरूर आऊंगी। और तभी फौजी और परी आसमान में गायब हो जाते हैं। लिली वापस गांव की तरफ रवाना हो जाती है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके खुशखबरी देती है। अब से आप सबको कोई भूतिया फौजी या कोई भयानक चुड़ैल तंग नहीं करेगा। वो अब मुक्त हो गए हैं। सभी गांव वालों ने लिली को धन्यवाद कहा। लिली भी अपनी डॉक्यूमेंट्री खत्म करके वापस अपने शहर को रवाना हो जाती है। काजल अपने माँ और पिताजी के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। काजल की माँ घर में खाना बनाकर डिब्बे में पैक करके काजल के पिताजी केशव को दिया करती थी और केशव खाने के डिब्बे फैक्ट्री में पहुँचाने का काम करते थे। इसी से उनके घर का खर्च चलता था। काजल बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। काजल के पिताजी केशव को काजल की शादी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन केशव अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, काजल अब बड़ी हो गई है। क्यों ना अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दें।
अजी, बात तो आप बिल्कुल सही कहते हो। वैसे भी आजकल का माहौल बहुत खराब है, इसलिए जवान लड़की का टाइम से ब्याह कर देना ही ठीक है। तभी वहाँ काजल आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, मैंने अभी अभी डिब्बे में खाना पैक किया है, इसीलिए खाने की खुशबू आ रही है। तेरे पिताजी बस खाने के डिब्बे फैक्ट्री में पहुँचाने के लिए जाने ही वाले हैं। पिताजी, रास्ते से मेरे लिए खाने की कोई बढ़िया सी चीज लेकर आना। केशव हंसते हुए काजल से बोलता है, हे भगवान, काजल बिटिया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो पर तुम्हारा बचपना नहीं गया। ठीक है, मैं आते वक्त रास्ते से कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। ऐसा बोलकर काजल के पिताजी खाने के डिब्बे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वे फैक्ट्री में खाने के डिब्बे पहुँचाकर घर आ रहे होते हैं कि रास्ते में अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ लोग केशव को उसके घर छोड़ आते हैं। काजल जल्दी से डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर केशव का इलाज करता है। उसे 1 महीने का आराम करने के लिए बोल देता है। केशव बहुत दुखी होकर बोलता है, हे भगवान, अब क्या होगा? अब कैसे खाना फैक्ट्री के लोगों तक पहुंचेगा? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या हो गया? तभी काजल अपने पिताजी से बोलती है, अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं फैक्ट्री में खाने के डिब्बे ले जाया करूंगी। और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, तब तक आप आराम करो, आपकी बेटी सब संभाल लेगी। आप बस अपना ध्यान रखो। अगले ही दिन काजल की माँ खाना बनाकर डिब्बे में पैक कर देती है और काजल खाने के डिब्बों को फैक्ट्री ले जाती है और फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर आवाज लगाने लगती है, ओ भाई साहब, खाने के डिब्बे ले जाइए। फैक्ट्री से रमेश नाम का एक लड़का बाहर आता है और वो काजल को देखकर बोलता है, अरे तुम कौन हो? और खाने के डिब्बे तो केशव काका लेकर आते हैं। केशव काका मेरे पिताजी हैं और वो कुछ दिनों तक खाने के डिब्बे लेकर नहीं आ पाएंगे, इसलिए अब से मैं ही खाने के डिब्बे लेकर आया करूंगी। अच्छा, तो तुम केशव काका की बेटी हो। नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम काजल है। काजल रमेश को खाने के डिब्बे पकड़ाती है कि तभी रमेश काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल रमेश से गुस्से में बोलती है, अरे ये क्या बदतमीजी है? ओहो काजल जी, वो तो डिब्बे के साथ गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, और फिर गलती हो भी क्यों ना, तुम हो ही इतनी सुंदर। काजल जल्दी से डिब्बे पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन काजल फिर से खाने के डिब्बे लेकर फैक्ट्री जाती है। पहले से रमेश फैक्ट्री के बाहर अपने एक दोस्त अमन के साथ वहाँ खड़ा होता है। जैसे ही काजल डिब्बे लेकर आती है, रमेश काजल से बोलता है, क्या बात है, आज तो काजल बहुत ही सुंदर लग रही हो। मेरे साथ घूमने चलोगी? बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना और ये पकड़ो अपने खाने के डिब्बे और मुझे जाने दो। तभी रमेश का दोस्त अमन काजल का हाथ पकड़ लेता है और काजल को छेड़ने लगता है। अरे काजल, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? जरा हमसे तो मीठी मीठी बातें कर लो, फिर चली जाना। देखो, मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। अरे यार, जाने दे इसे, आखिर कब तक हमसे बचेगी? और हाँ काजल, आज रात को 2 खाने के डिब्बे लेकर आना। फिर काजल वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है। काजल की माँ काजल से बोलती है, काजल क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? काजल सोचने लगती है, अगर मैंने बताया कि फैक्ट्री के कुछ लोग मुझे छेड़ते हैं तो माँ मुझे डिब्बे लेकर जाने नहीं देंगी, और अगर मैं डिब्बे लेकर नहीं गई तो वो लोग पिताजी का काम छुटवा देंगे। नहीं, अभी मुझे माँ को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे माँ, कोई बात नहीं है, तुम भी ना बेकार ही चिंता करती हो। माँ, आज रात 2 खाने के डिब्बे पैक कर देना, फैक्ट्री लेकर जाने हैं। ठीक है बेटी, कर दूंगी, पर तुम ध्यान से जाना, ठीक है? काजल रात को खाने के डिब्बे लेकर जाती है। रमेश फैक्ट्री के बाहर खड़ा काजल के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही काजल डिब्बे लेकर आती है, रमेश काजल के पास जाता है और काजल से बोलता है, अरे काजल रानी, मैं कब से बाहर खड़े तुम्हारा ही इंतजार कर रहा। अरे रोज तो खाना देकर चली जाती हो, पर आज तो मुझे अपने इन सुंदर हाथों से खाना खिला दो। ऐसा बोलकर रमेश काजल को वहाँ से जाने नहीं देता, पर काजल किसी तरह रमेश को धक्का देकर वहाँ से भाग निकलती है। काजल घबराई हुई वहाँ से भागते हुए जाती है कि तभी रास्ते में काजल एक ट्रक से टकरा जाती है और उसी समय काजल की मौत हो जाती है और काजल एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल बोलती है, ये सब उस रमेश की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी फिर।
चुड़ैल काजल का रूप लेकर अपने घर जाती है और बोलती है, जब तक पिताजी ठीक होकर काम पर जाने नहीं लगते तब तक मैं काजल के रूप में उनके साथ ही रहूंगी। काजल को देखकर उसके पिताजी काजल से बोलते हैं, अरे ओ काजल बिटिया, जरा मेरे पास बैठो। काजल पिताजी के पास जाकर बैठ जाती है। काजल बेटी, मेरी वजह से तुम्हें दिन में और रात में भी फैक्ट्री में डिब्बे पहुंचाने जाना पड़ता है, पर बेटी अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ। अब कल से मैं ही डिब्बे ले जाया करूँगा। तभी काजल अपने पिताजी से बोलती है, ओहो पिताजी, आप भी ना, अरे कुछ दिन और आराम कीजिए, फिर तो आपको ही काम पर जाना है। देखो ना माँ, पिताजी तो सुनते ही नहीं है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए कि इन्हें काम पर जाना है। अब आप ही समझाओ इन्हें, मैं तो चली सोने। ऐसा बोलकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन काजल फिर खाने के डिब्बे फैक्ट्री पहुंचाने के लिए जाती है। रमेश पहले से ही फैक्ट्री के बाहर खड़ा काजल का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही काजल को देखता है वो काजल से बोलता है, ओह, आ गई काजल मैडम। कल रात तो मुझे चकमा देकर भाग गई थी, पर आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देखता हूँ कैसे भागती है। ऐसा बोलकर रमेश काजल से खाने के डिब्बे लेकर रख देता है और काजल का हाथ जोर से पकड़ लेता है। काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। काजल को चुड़ैल के रूप में देखकर रमेश बहुत डर जाता है। तभी चुड़ैल रमेश से बोलती है, तूने मुझे अकेला देखकर बहुत परेशान किया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है, अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। रमेश डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, अरे तुम तो काजल थी, फिर ये डरावनी चुड़ैल कैसे बन गई? कमीने, तेरी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ। बहुत छेड़ता था ना रोज मुझे, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मैं तो मर गया रे। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी भी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे तुझे मैं जाने दूं? अकेला देखकर मुझे छेड़ता था ना, आज मैं तुझे अकेला देखकर तेरी चटनी बनाऊंगी और तुझी को खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मौका देखकर रमेश वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए रमेश भी गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी भी काजल की तरह ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है और वो बोलती है, इसके मरने से मेरे कलेजे को बहुत राहत मिली है। अभी तो इसके दोस्त अमन को भी सबक सिखाना बाकी रह गया है, तभी मेरे कलेजे को पूरी राहत मिलेगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल काजल के रूप में अपने घर वापस जाती है और रात होते ही काजल अपनी माँ से डिब्बे में खाना पैक करा लेती है और डिब्बा लेकर फैक्ट्री चली जाती है। फैक्ट्री पहुंचकर काजल आवाज लगाती है, अरे साहब, खाने का डिब्बा लाई हूँ, आकर ले जाइए। अमन फैक्ट्री से बाहर आता है और बोलता है, अरे काजल तुम, और आज रात को तो खाने का डिब्बा नहीं मंगाया? चलो अब तुम आ ही गई हो तो डिब्बा दे ही दो। अमन मुस्कुराते हुए, आज तो मेरे मजे हैं। अच्छा है आज रमेश यहाँ नहीं है। अरे काजल रानी, जरा मेरे पास तो आओ। ऐसा बोलकर अमन काजल को पकड़ लेता है। तभी काजल हंसते हुए अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर अमन घबराते हुए बोलता है, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे भगवान जी, मुझे बचा लो। आज तो तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकेगा। आज तो तेरी मौत पक्की है। तुझे भी मैं रमेश के पास ऊपर पहुंचा देती हूँ। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। मेरे माँ पिताजी का एक मैं ही सहारा थी, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि अब मैं नहीं रही तो उन दोनों पर क्या बीतेगी। काजल, मैं सच में तुम्हारा गुनहगार हूँ, इसलिए तुम जो सजा मुझे दो वो मुझे मंजूर है। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। काजल को भी मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली